चैप्टर 5 धोखेबाज। बेला, तुम क्यों नहीं चली जाती? माइक ने सुझाव दिया। उसकी आंखें एक तरफ केंद्रित थीं, वास्तव में मेरी ओर नहीं देख रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह सब कब से चल रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। न्यूटन में दोपहर का समय धीमा था। उस समय स्टोर में सिर्फ 2 ग्राहक थे। उनकी बातचीत से लग रहा था कि वे समर्पित बैकपैकर हैं। माइक ने आखिरी घंटा वहां जाने में बिताया था। उनके साथ 2 हल्के वजन वाले पैक के फायदे और नुकसान के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने गंभीर मूल्य निर्धारण से एक ब्रेक लिया था ताकि वे ट्रेल से अपनी नवीनतम कहानियों के साथ एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर सकें। उनके ध्यान भटकने से माइक को भागने का मौका मिल गया था। मुझे रुकने में कोई आपत्ति नहीं है, मैंने कहा। मैं अभी भी अपनी सुन्नता के सुरक्षात्मक खोल में वापस नहीं जा पाया था और आज सब कुछ अजीब तरह से करीब और शोरगुल वाला लग रहा था, जैसे मैंने अपने कानों से रुई निकाल ली हो। मैंने हंसते हुए हाइकर्स को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नारंगी दाढ़ी वाले मोटे आदमी ने कहा, जो उसके गहरे भूरे बालों से मेल नहीं खा रहा था। मैंने येलोस्टोन में ग्रिजली को बहुत करीब से देखा है, लेकिन इस जानवर पर उनका कोई असर नहीं था। उसके बाल उलझे हुए थे और उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे वे कुछ दिनों से उसकी पीठ पर पड़े हों। पहाड़ों से ताज़ा, कोई संभावना नहीं। काले भालू इतने बड़े नहीं होते। आपने जो ग्रिजली भालू देखे, वे शायद शावक थे। दूसरा आदमी लंबा और दुबला था, उसका चेहरा काला पड़ गया था और हवा के झोंकों से उसका चेहरा चमड़े की तरह हो गया था। सच में, बेला, जैसे ही ये दोनों हार मान लेंगे, मैं ये जगह बंद कर दूंगा, माइक ने धीरे से कहा। अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। मैंने कंधे उचकाए। चारों पैरों पर खड़े होने पर भी ये तुमसे ज्यादा लंबा था, दाढ़ी वाले आदमी ने जोर देकर कहा, जबकि मैं अपना सामान समेट रहा था। ये घर जितना बड़ा और बिल्कुल काला है। मैं यहाँ रेंजर को इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। लोगों को सावधान रहना चाहिए कि यह पहाड़ पर नहीं है। ध्यान रहे कि यह ट्रेलहेड से सिर्फ कुछ मील की दूरी पर है। लेदरफेस हंसा और आंखें घुमाईं। मुझे लगता है कि तुम अंदर आने वाले थे। 1 हफ्ते से असली खाना नहीं खाया था या जमीन पर नहीं सोया था, है न? अरे माइक, ठीक है, दाढ़ी वाले आदमी ने हमारी ओर देखते हुए कहा। सोमवार को मिलते हैं, मैंने बुदबुदाया। हाँ सर, माइक ने जवाब दिया और मुंह फेर लिया। बताइए, क्या हाल ही में यहाँ काले भालुओं के बारे में कोई चेतावनी दी गई है? नहीं सर, लेकिन हमेशा दूरी बनाए रखना और अपना खाना सही तरीके से रखना अच्छा होता है। क्या आपने भालू से सुरक्षित रखने वाले नए डिब्बे देखे हैं? उनका वजन केवल 2 पाउंड है। दरवाजे खुले और मैं बारिश में बाहर निकल आया। मैं अपनी जैकेट के अंदर झुक गया और अपने ट्रक की ओर भागा। मेरे हुड पर बारिश की आवाज़ असामान्य रूप से तेज थी, लेकिन जल्द ही इंजन की गर्जना ने बाकी सब कुछ दबा दिया। मैं चाली के खाली घर में वापस नहीं जाना चाहता था। पिछली रात बहुत क्रूर थी और मैं उस पीड़ा के दृश्य को फिर से देखने की इच्छा नहीं रखता था। दर्द के कम हो जाने के बाद भी, मुझे सोने के लिए मजबूर करने के बाद भी, ये खत्म नहीं हुआ था। जैसा कि मैंने फिल्म के बाद जेसिका से कहा था, इसमें कभी कोई संदेह नहीं था कि मुझे बुरे सपने आएंगे। अब मुझे हर रात बुरे सपने आते थे। वास्तव में बुरे सपने नहीं, बहुवचन में नहीं, क्योंकि यह हमेशा एक ही तरह का बुरा सपना होता था। आप सोचेंगे कि इतने महीनों के बाद मैं ऊब गया हूँ, इससे प्रतिरक्षित हो गया हूँ। लेकिन सपना मुझे हमेशा डराता रहता था और तभी खत्म होता था जब मैं खुद को चीखते हुए जगाता था। चाली अब ये देखने के लिए अंदर नहीं आता था कि क्या गड़बड़ है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई घुसपैठिया मेरा गला घोंट तो नहीं रहा या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा है। अब वह इसके आदी हो चुके थे। मेरा दुर्स्वप्न शायद किसी और को डरा भी न सके। कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकली और चिल्लाई, बू। कोई ज़ॉम्बी नहीं था, कोई भूत नहीं था, कोई मनोरोगी नहीं था। वास्तव में कुछ भी नहीं था, केवल कुछ भी नहीं, केवल काय से ढके पेड़ों की अंतहीन भूल भुलैया। इतनी शांत की चुप्पी मेरे कानों के पर्दों पर एक असहज दबाव बन रही थी। यह अंधेरा था, बादलों से भरे दिन की शाम की तरह,
केवल इतनी रोशनी थी कि देखने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बिना किसी रास्ते के अंधेरे में भागता रहा, हमेशा खोजता रहा, खोजता रहा, खोजता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं और अधिक उन्मत्त होता गया, तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, हालांकि गति ने मुझे अनाड़ी बना दिया। फिर मेरे सपने में वो बिंदु आता और मैं इसे अब आते हुए महसूस कर सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगता था कि मैं खुद को जगा पाऊंगा, जब तक कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या खोज रहा था। जब मुझे एहसास हुआ कि खोजने के लिए कुछ भी नहीं है, और खोजने के लिए कुछ भी नहीं है, कि इस खाली, उदास जंगल के अलावा कभी कुछ नहीं था, और मेरे लिए इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं। आमतौर पर यही वह समय होता था जब चीखना चिल्लाना शुरू होता था। मैं इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बस खाली, गीली सड़कों पर भटक रहा था क्योंकि मैं उन रास्तों से बच रहा था जो मुझे घर ले जाते थे क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था। मैं चाहता था कि मैं फिर से सुन्न हो जाऊं, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने पहले इसे कैसे प्रबंधित किया था। दुर्स्वप्न मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था जो मुझे दर्द पहुंचा सकती थीं। मैं जंगल को याद नहीं करना चाहता था। जब मैं छवियों से दूर जा रहा था, तब भी मुझे लगा कि मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और मेरे सीने में छेद के किनारों पर दर्द शुरू हो गया है। मैंने स्टीयरिंग व्हील से एक हाथ लिया और इसे अपने धड़ के चारों ओर लपेट लिया ताकि इसे एक टुकड़े में पकड़ सकूं। ऐसा लगेगा जैसे मैं कभी अस्तित्व में ही नहीं था। ये शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, कल रात मेरे भ्रम की स्पष्टता की कमी थी। वे सिर्फ शब्द थे, बिना आवाज के, जैसे किसी पन्ने पर छपे हों। सिर्फ शब्द, लेकिन उन्होंने छेद को पूरी तरह से चीर दिया, और मैंने ब्रेक पर जोर लगाया, ये जानते हुए कि मुझे इस अक्षम अवस्था में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मैं झुक गया, अपना चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर दबाया और बिना फेफड़ों के सांस लेने की कोशिश करने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कब तक चलेगा। शायद किसी दिन, अब से सालों बाद अगर दर्द इतना कम हो जाए कि मैं इसे सहन कर सकूं तो मैं उन चंद महीनों को याद कर पाऊंगा जो हमेशा मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पल होंगे। और अगर यह संभव हो कि दर्द कभी इतना कम हो जाए कि मैं ऐसा कर सकूं, तो मुझे यकीन था कि मैं उस समय के लिए आभारी महसूस करूंगा जो उसने मुझे दिया था। जितना मैंने मांगा था, उससे ज्यादा, जितना मैं हकदार था। शायद किसी दिन मैं इसे इस तरह से देख पाऊंगा। लेकिन क्या होगा अगर यह छेद कभी ठीक नहीं हुआ? अगर इसके कच्चे किनारे कभी ठीक नहीं हुए? अगर नुकसान स्थायी और अपरिवर्तनीय था? मैंने खुद को कसकर संभाला, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। मैंने निराशा में सोचा, ये कितना बेवकूफ़ी भरा और असंभव वादा था। वह मेरी तस्वीरें चुरा सकता था और अपने उपहार वापस ले सकता था, लेकिन इससे चीजें वैसी नहीं हो जाती जैसी कि मैं उससे मिलने से पहले थी। भौतिक साक्ष्य समीकरण का सबसे महत्वहीन हिस्सा था। मैं बदल गया था, मेरे अंदर का हिस्सा लगभग पहचान के बिंदु से परे बदल गया था। यहाँ तक कि मेरा बाहरी रूप भी अलग दिख रहा था। मेरा चेहरा पीला, सफ़ेद, सिवाय उन बैंगनी घेरों के जो बुरे सपनों ने मेरी आंखों के नीचे छोड़े थे। मेरी आंखें मेरी पीली त्वचा के सामने इतनी गहरी थीं कि अगर मैं सुंदर होती और दूर से देखी जाती तो मैं अब एक पिशाच भी लग सकती थी। लेकिन एक सुंदर नहीं थी, और मैं शायद एक ज़ॉम्बी के करीब दिखती थी, मानो वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह पागलपन था। यह एक ऐसा वादा था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सकता था, एक ऐसा वादा जो उसके करते ही टूट गया। मैंने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर पटक दिया ताकि तेज दर्द से अपना ध्यान हटा सकूं। इससे मुझे लगा कि मैं हमेशा अपने वादे को निभाने के बारे में चिंता करने के कारण मूर्ख हूं। एक ऐसे समझौते पर टिके रहने का क्या औचित्य था जिसका उल्लंघन दूसरे पक्ष द्वारा पहले ही किया जा चुका था। अगर मैं लापरवाह और मूर्ख हूं तो कौन परवाह करता है? लापरवाही से बचने का कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था कि मैं मूर्ख क्यों न बनूं। मैं मन ही मन हंसा, अभी भी सांस के लिए हौंफ रहा था। अब फोक्स में बेपरवाह एक निराशाजनक प्रस्ताव था। अंधेरे हास्य ने मेरा ध्यान भटका दिया, और ध्यान भटकने से दर्द कम हो गया। मेरी सांस आसान हो गई,
और मैं सीट पर पीछे की ओर झुकने में सक्षम हो गया। हालांकि आज ठंड थी, लेकिन मेरा माथा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपने निराशाजनक प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित किया ताकि मैं फिर से उन दर्दनाक यादों में न फंस जाऊं। फोक्स में लापरवाह होने के लिए बहुत रचनात्मकता की आवश्यकता होगी, शायद उससे भी अधिक जो मेरे पास थी। लेकिन मैं चाहता था कि मैं कोई रास्ता खोज पाऊं। अगर मैं अकेले टूटे हुए समझौते पर अड़ा न रहूं तो शायद मुझे अच्छा महसूस हो। अगर मैं शपथ भंग करने वाला भी होता, लेकिन मैं इस हानिरहित छोटे से शहर में अपने सौदे के पक्ष में धोखा कैसे दे सकता था? बेशक फोक्स हमेशा इतना हानिरहित नहीं था, लेकिन अब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमेशा से दिखाई देता था। यह नीरस था, ये सुरक्षित था। मैं काफी देर तक विंडशील्ड से बाहर देखता रहा। मेरे विचार धीमे धीमे चल रहे थे, मैं उन विचारों को कहीं भी नहीं ले जा पा रहा था। मैंने इंजन बंद कर दिया, जो इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के कारण दयनीय तरीके से कराह रहा था, और बूंदाबांदी में बाहर निकल गया। ठंडी बारिश मेरे बालों से होकर टपक रही थी और फिर मेरे गालों पर ताजे पानी के आंसुओं की तरह टपक रही थी। इससे मेरा सिर साफ हो गया। मैंने अपनी आंखों से पानी को झपकाया और सड़क के उस पार खाली आंखों से देखा। 1 मिनट तक घूरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ था। मैंने रसेल एवेन्यू की उत्तरी लेन के बीच में पार्क किया था। मैं चेनी के घर के सामने खड़ा था। मेरा ट्रक उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। ड्राइववे और सड़क के उस पार मार्क्स रहते थे। मुझे पता था कि मुझे अपना ट्रक ले जाना है और मुझे घर जाना चाहिए। जिस तरह से मैं भटक रहा था, विचलित और अक्षम, फोक्स की सड़कों पर एक खतरा था, ये गलत था। इसके अलावा कोई मुझे जल्द ही देख लेगा और चाली को मेरी शिकायत करेगा। जैसे ही मैंने आगे बढ़ने की तैयारी में गहरी सांस ली, मार्क्स के घर के आंगन में लगे एक बोर्ड ने मेरी नज़र खींच ली। ये कार्डबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा था जो उनके मेलबॉक्स के सामने टिका हुआ था, जिस पर बड़े अक्षरों में काले अक्षर लिखे हुए थे, कभी कभी किस्मत अच्छी हो जाती है। संयोग या ऐसा होना ही था, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये सोचना मूर्खतापूर्ण था कि यह किसी तरह से नियति थी कि मार्क्स के सामने वाले यार्ड में हाथ से छपे बिक्री के लिए जैसा है चिन्ह के पास जंग खा रही जीर्ण शीर्ण मोटरसाइकिलें वहां मौजूद रहकर किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति कर रही थीं, ठीक वहीं जहां मुझे उनकी आवश्यकता थी। तो शायद ये किस्मत नहीं थी, शायद लापरवाह होने के कई तरीके थे, और अब जाकर मेरी आंखें उन पर खुलीं। लापरवाह और बेवकूफ़ मोटरसाइकिलों के लिए चाली के ये 2 सबसे पसंदीदा शब्द थे। बड़े शहरों में पुलिस की तुलना में चाली की नौकरी में बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन उसे यातायात दुर्घटनाओं के लिए बुलाया जाता था। जंगल के बीच से गुजरने वाले फ्रीवे के लंबे, गीले हिस्सों, एक के बाद एक अंधे मोड़ों के साथ, इस तरह की कार्रवाई की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मोड़ों के चारों ओर बड़े बड़े लॉग हॉलर्स के होने के बावजूद ज़्यादातर लोग चलते चलते बच जाते थे। उस नियम के अपवाद अक्सर मोटरसाइकिल पर होते थे, और चाली ने राजमार्ग पर बहुत से पीड़ितों को देखा था, लगभग हमेशा बच्चे। उसने मुझसे 10 साल की उम्र से पहले वादा किया था कि मैं कभी भी मोटरसाइकिल पर सवारी स्वीकार नहीं करूंगा। उस उम्र में भी मुझे वादा करने से पहले 2 बार नहीं सोचना पड़ा। यहाँ कौन मोटरसाइकिल चलाना चाहेगा? ये 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नहाने जैसा होगा। कितने वादे निभाए मैंने। तब मुझे समझ में आया कि मैं बेवकूफ़ और लापरवाह बनना चाहता था और वादे तोड़ना चाहता था। एक वादे पर क्यों रुकना? मैंने बस इतना ही सोचा था। मैं बारिश में भीगते हुए मार्क्स के घर के सामने वाले दरवाजे तक गया और घंटी बजाई। मार्क्स के लड़कों में से एक ने दरवाज़ा खोला। वह छोटा था, नया छात्र था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। उसके रेतीले बाल मेरे कंधे तक ही आ रहे थे। उसे मेरा नाम याद रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। बेला स्वान, उसने आश्चर्य से पूछा, आप बाइक के लिए कितना चाहते हैं? मैंने हौंफते हुए अपने कंधे के ऊपर से बिक्री डिस्प्ले की ओर अपना अंगूठा हिलाया। क्या तुम गंभीर हो? उसने पूछा। बेशक मैं हूँ। वे काम नहीं करते। मैंने अधीरता से आह भरी। ये तो मैंने पहले ही साइन से अनुमान लगा लिया था।
कितना? अगर तुम्हें वाकई एक चाहिए तो ले लो। मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि वे उसे सड़क के किनारे ले जाएं ताकि उसे कचरे के साथ उठा लिया जाए। मैंने फिर से बाइकों पर नज़र डाली और पाया कि वे घास के ढेर और सूखी शाखाओं पर टिकी हुई थीं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? जरूर, तुम उससे पूछना चाहते हो। शायद ये बेहतर था कि वयस्कों को इसमें शामिल न किया जाए जो चाली से इस बारे में बात कर सकते थे। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? उसने कहा। वे हल्के नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद। हालांकि मुझे केवल एक की आवश्यकता है। दोनों ही ले लो, लड़के ने कहा। शायद तुम कुछ हिस्से ढूंढ सको। वह मेरे पीछे पीछे बारिश में चला आया और दोनों भारी बाइकों को मेरे ट्रक के पीछे लादने में मेरी मदद की। वह उनसे छुटकारा पाने के लिए उत्सुक लग रहा था, इसलिए मैंने बहस नहीं की। वैसे आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। उन्होंने सालों से काम नहीं किया है। मैंने कुछ हद तक यही अनुमान लगाया था। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरी अचानक आई सनक किसी योजना के साथ नहीं आई थी। शायद मैं उन्हें डाउलिंग के पास ले जाऊं। वह नाक भान सिकोड़ कर बोला, डाउलिंग उन्हें ठीक करने के लिए उससे भी ज्यादा पैसे लेगा, जितना कि उन्हें चलाने के लिए चाहिए। मैं इस बात से असहमत नहीं हो सकता। जॉन डाउलिंग ने अपनी कीमत के लिए ख्याति अर्जित की थी। कोई भी व्यक्ति आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उनके पास नहीं जाता था। अधिकांश लोग पोर्ट एंजल्स तक ड्राइव करना पसंद करते थे, अगर उनकी कार सक्षम थी। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहा हूं। जब चार्ली ने मुझे पहली बार मेरा पुराना ट्रक उपहार में दिया था, तो मुझे चिंता थी कि मैं इसे चलाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। लेकिन मुझे इसके साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई, सिवाय चीखने चिल्लाने वाले इंजन और 50-50 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति सीमा के। जेकब ब्लैक ने इसे बहुत अच्छी स्थिति में रखा था जब यह उनके पिता बिली का था। प्रेरणा बिजली की तरह गिरी तूफान को देखते हुए यह अनुचित नहीं था। तुम्हें पता है क्या? कोई बात नहीं, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो कार बनाता है। ओह, ये तो अच्छी बात है। वह राहत भरी मुस्कान के साथ बोला। जब मैं दूर जाने लगा तो उसने हाथ हिलाया। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था। एक मिलनसार बच्चा। मैं अब तेजी से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से गाड़ी चला रहा था, चार्ली के आने की थोड़ी सी भी संभावना से पहले घर पहुंचने की जल्दी में, भले ही वह जल्दी ही घर से निकल जाए। मैं घर से भागकर फोन तक गया, चाबियां अभी भी मेरे हाथ में थीं। चीफ स्वान, कृपया, मैंने कहा जब डिप्टी ने उत्तर दिया। ये बेला है। ओह, हे बेला, डिप्टी स्टीव ने विनम्रता से कहा। मैं उसे लेने जाऊंगा। मैंने इंतजार किया। क्या हुआ, बेला? चार्ली ने फोन उठाते ही पूछा। क्या मैं बिना किसी आपातकालीन स्थिति के आपको कार्यस्थल पर फोन नहीं कर सकता? वह 1 मिनट के लिए चुप हो गया। तुमने पहले कभी ऐसा नहीं किया। क्या कोई आपात स्थिति है? नहीं, मैं बस ब्लैक्स के घर का रास्ता जानना चाहता था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि रास्ता क्या है। मैं जेकब से मिलना चाहता हूँ। मैंने उसे कई महीनों से नहीं देखा है। जब चार्ली ने फिर से बात की तो उसकी आवाज में बहुत खुशी थी। यह एक बढ़िया विचार है, बेल्स। क्या तुम्हारे पास पेन है? उन्होंने मुझे जो निर्देश दिए वे बहुत सरल थे। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं रात के खाने के लिए वापस आऊंगा, हालांकि उन्होंने मुझे जल्दी न करने के लिए कहा। वो ला पुश में मेरे साथ शामिल होना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए समय सीमा के कारण मैं तूफान से अंधेरी सड़कों से शहर से बाहर बहुत तेजी से निकल गया। मुझे उम्मीद थी कि मैं जेकब को अकेले ही ले जा पाऊंगा। बिली को शायद पता चल जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो वह मेरे बारे में बता देगा। गाड़ी चलाते समय मुझे बिली की प्रतिक्रिया के बारे में थोड़ी चिंता हुई कि मुझे देखकर वह बहुत खुश होगा। बिली के मन में, निस्संदेह, ये सब उससे बेहतर हुआ है जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसकी खुशी और राहत मुझे केवल उस व्यक्ति की याद दिलाएगी जिसकी याद मुझे बर्दाश्त नहीं होती। आज फिर नहीं, मैंने चुपचाप विनती की। मैं थक चुका था। ब्लैक्स का घर थोड़ा जाना पहचाना था, संकरी खिड़कियों वाला एक छोटा लकड़ी का घर, गहरे लाल रंग की वजह से यह एक छोटे खलिहान जैसा लग रहा था।
ट्रक से बाहर निकलने से पहले ही जेकब का सिर खिड़की से बाहर झांकने लगा। बेशक इंजन की जानी पहचानी गर्जना ने उसे मेरे आने का संकेत दे दिया था। जेकब बहुत आभारी था जब चार्ली ने मेरे लिए बिली का ट्रक खरीदा था, जिससे जेकब को वयस्क होने पर उसे चलाने से बचाया जा सका। मुझे अपना ट्रक बहुत पसंद था, लेकिन जेकब को लगता था कि गति प्रतिबंध एक कमी है। वो मुझे घर के आधे रास्ते में मिला। बेला, उसकी उत्साहित मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, उसके चमकीले दांत उसकी त्वचा के गहरे लाल रंग के विपरीत खड़े थे। मैंने पहले कभी उसके बालों को उसकी सामान्य पोनीटेल से बाहर नहीं देखा था। यह उसके चौड़े चेहरे के दोनों ओर काले साटन के पर्दे की तरह गिरे हुए थे। जेकब पिछले 8 महीनों में अपनी क्षमता के अनुसार विकसित हो चुका था। वो उस बिंदु से आगे निकल चुका था जहां बचपन की कोमल मांसपेशियां एक किशोर के ठोस, दुबले पतले शरीर में बदल गई थीं। उसकी भुजाओं, हाथों की लाल भूरी त्वचा के नीचे नसें और नसें उभर आई थीं। उसका चेहरा अभी भी वैसा ही मीठा था जैसा मुझे याद था, हालांकि वह कठोर हो गया था। उसके गालों की हड्डियां भी तीखी हो गई थीं, उसका जबड़ा चौकोर हो गया था, सारी बचकानी गोलाई चली गई थी। अरे जेकब! उसकी मुस्कान देखकर मुझे एक अपरिचित उत्साह का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे देखकर खुश हूँ। ये जानकर मैं हैरान रह गया। मैं भी मुस्कुराया और चुपचाप कुछ ऐसा हुआ जैसे 2 पहेली के टुकड़े एक साथ आ गए हों। मैं भूल गया था कि मुझे जेकब ब्लैक कितना पसंद है। वो मुझसे कुछ फीट दूर रुक गया और मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। हालांकि बारिश मेरे चेहरे पर बरस रही थी, फिर भी मैंने अपना सिर पीछे झुका लिया। तुम फिर से बड़े हो गए, मैंने आश्चर्य से कहा। वह हंसा, उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी हो गई। 6-5, उसने आत्मा संतुष्टि के साथ घोषणा की। उसकी आवाज़ गहरी थी, लेकिन उसमें वही कर्कश स्वर था जो मुझे याद था। क्या ये कभी रुकेगा? मैंने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। तुम बहुत बड़ी हो, फिर भी अभी भी एक बीनपोल है, उसने मुंह बनाया। अंदर आओ, तुम पूरी तरह से भीग रहे हो। वो अपने बड़े हाथों से अपने बालों को घुमाते हुए आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी कमर की जेब से एक रबर बैंड निकाला और उसे बंडल के चारों ओर लपेट दिया। अरे पापा, उसने पुकारा और सामने के दरवाजे से अंदर घुस गया। देखो कौन रुका है। बिली छोटे से चौकोर लिविंग रूम में था, उसके हाथ में एक किताब थी। उसने किताब अपनी गोद में रखी और मुझे देखते ही आगे बढ़ गया। अच्छा, तुम्हें क्या पता? तुम्हें देखकर अच्छा लगा, बेला। हमने हाथ मिलाया। मेरा हाथ उसकी चौड़ी मुट्ठी में खो गया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? चार्ली के साथ सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल। मैं बस जेकब को देखना चाहता था, मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा था। मेरे शब्दों पर जेकब की आंखें चमक उठीं। वो इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके गालों पर चोट लग जाएगी। क्या आप रात के खाने के लिए रुक सकते हैं? बिली भी उत्सुक था। नहीं, मुझे चार्ली को खाना खिलाना है, तुम्हें पता है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ, बिली ने सुझाव दिया। उसे हमेशा आमंत्रित किया जाता है। मैं अपनी बेचैनी छिपाने के लिए हंसा। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही फिर से वापस आऊँगा, इतना कि तुम मुझसे ऊब जाओगे। आखिरकार, अगर जेकब बाइक ठीक कर सकता है, तो किसी को मुझे इसे चलाना सिखाना ही होगा। बिली ने जवाब में हंसते हुए कहा, ठीक है, शायद अगली बार। तो, बेला, तुम क्या करना चाहती हो? जेकब ने पूछा। जो भी हो, मेरे टोकने से पहले तुम क्या कर रहे थे? मैं यहाँ अजीब तरह से सहज था। ये परिचित था, लेकिन केवल दूर से। हाल के अतीत की कोई दर्दनाक यादें नहीं थीं। जेकब हिचकिचाया। मैं बस अपनी कार पर काम करने जा रहा था, लेकिन हम कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं, ये तो बढ़िया है, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। मुझे आपकी कार देखना अच्छा लगेगा। ठीक है, उसने कहा, लेकिन वो आश्वस्त नहीं था। ये पीछे गराज में है। इससे भी बेहतर, मैंने मन सोचा। मैंने बिली की ओर हाथ हिलाया। बाद में मिलते हैं। पेड़ों और झाड़ियों की एक मोटी कतार ने उनके गराज को घर से छुपा दिया था। गराज कुछ बड़े प्रीफॉर्म शेड से ज्यादा कुछ नहीं था,
जिन्हें बोल्ट से एक साथ जोड़ा गया था और उनकी अंदरूनी दीवारें तोड़ दी गई थीं। इस आश्रय के नीचे सिंडर ब्लॉकों पर खड़ा मुझे एक पूरी तरह से तैयार ऑटोमोबाइल जैसा लग रहा था। कम से कम मैंने ग्रिल पर प्रतीक को पहचान लिया। ये किस तरह की फोक्सवैगन है? मैंने पूछा। यह एक पुराना रैबिट 1986 है, एक क्लासिक। ये कैसा चल रहा है? लगभग पूरा हो गया है, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। और फिर उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मेरे पिताजी ने पिछले वसंत में अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस विषय को खोलने में मेरी अनिच्छा को समझ रहा था। मैंने पिछले मई में प्रॉम में हुई घटना को याद न करने की कोशिश की। जेकब को उसके पिता ने पैसे और कार के पुर्जे देकर वहां संदेश पहुंचाने के लिए रिश्वत दी थी। बिली चाहता था कि मैं अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाकर रहूं। ये पता चला कि उसकी चिंता अंत में अनावश्यक थी। अब मैं पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि मैं इसमें बदलाव लाने के लिए क्या कर सकता हूँ। जेकब, मोटरसाइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए। कुछ। मेरे दोस्त एम्ब्री के पास एक डट बाइक है। हम कभी कभी साथ मिलकर उस पर काम करते हैं। क्यों? ठीक है। मैंने अपने होंठ सिकोड़ लिए और सोचा। मुझे यकीन नहीं था कि वह अपना मुंह बंद रख पाएगा, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मैंने हाल ही में कुछ बाइक खरीदी हैं और वे बहुत अच्छी हालत में नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन्हें चला पाएंगे। अच्छा, वह चुनौती से वाकई खुश लग रहा था। उसका चेहरा चमक उठा। मैं कोशिश करूंगा। मैंने चेतावनी देते हुए एक उंगली उठाई। बात यह है, मैंने समझाया, चार्ली को मोटरसाइकिलें पसंद नहीं हैं। ईमानदारी से कहूं तो अगर उसे इस बारे में पता चलता तो शायद उसके माथे की नसें फट जाती। इसलिए आप बिली को नहीं बता सकते। जरूर, जरूर। जेकब मुस्कुराया। मैं समझ गया। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैंने आगे कहा। इससे वह नाराज हो गया। नहीं, मैं मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे पैसे नहीं दे सकते। अच्छा, फिर व्यापार के बारे में क्या ख्याल है? मैं चलते चलते ये सोच रहा था, लेकिन ये काफी उचित लगा। मुझे सिर्फ एक बाइक चाहिए और मुझे सबक भी चाहिए। तो ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें दूसरी बाइक दे दूंगा और फिर तुम मुझे सिखा सकते हो। स्वीट। उसने शब्द को 2 अक्षरों में बदल दिया। 1 मिनट रुको, क्या तुम अभी कानूनी हो? तुम्हारा जन्मदिन कब है? तुमने इसे मिस कर दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। मैं 16 साल का हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र ने आपको पहले कभी रोका हो, मैंने बुदबुदाया। आपके जन्मदिन के बारे में माफी चाहता हूँ। इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भूल गया। तुम क्या हो? 40। मैंने सूंघते हुए कहा, करीब। हम इसकी भरपाई के लिए एक संयुक्त पार्टी बनाएंगे। ऐसा लगता है कि यह डेट पर जाने जैसा है। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे उत्साह पर काबू पाने की जरूरत थी, इससे पहले कि मैं उसे गलत धारणा दे दूं। बस इतना था कि मुझे इतना हल्का और उत्साहित महसूस हुए काफी समय हो गया था। इस भावना की दुर्लभता ने इसे संभालना और भी मुश्किल बना दिया। शायद जब बाइकें बनकर तैयार हो जाएं तो हम खुद को यह उपहार देंगे, मैंने कहा। ठीक है, आप उन्हें कब नीचे लाएंगे? मैं शर्म से अपने होंठ काटने लगा। वे अब मेरे ट्रक में हैं, मैंने स्वीकार किया। बहुत बढ़िया। ऐसा लग रहा था कि वो सचमुच यही कह रहा था। क्या बिली देखेगा कि हम उन्हें अपने साथ लाएंगे? उसने मेरी तरफ आंख मारी और कहा, हम चुपके से आएंगे। हम पूर्व दिशा से धीरे धीरे आगे बढ़े, खिड़कियों से दिखाई देने पर पेड़ों से चिपके रहे, बस किसी भी स्थिति के लिए एक सामान्य सा टहलने का दिखावा किया। जेकब ने ट्रक के बिस्तर से बाइकों को तेजी से उतारा, उन्हें एक एक करके झाड़ियों में ले गया जहां मैं छिपा था। यह उसके लिए बहुत आसान लग रहा था। मुझे याद था कि बाइकें उससे कहीं ज्यादा भारी थीं। ये आधे भी बुरे नहीं हैं, जेकब ने मूल्यांकन किया जब हमने उन्हें पेड़ों की ओट से धकेला। जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो यह एक पुरानी हार्ले स्प्रिंट कार होगी। तो फिर वह तुम्हारा है। क्या आपको यकीन है?
बिल्कुल, हालांकि इसके लिए कुछ नकदी की आवश्यकता होगी, उन्होंने काले पड़ चुके धातु को देखकर भौहें सिकुड़ते हुए कहा। हमें पहले पुर्जों के लिए पैसे बचाने होंगे। कुछ नहीं, मैंने असहमति जताई। अगर आप ये काम मुफ्त में कर रहे हैं, तो मैं पार्ट्स के पैसे चुका दूंगा। मुझे नहीं मालूम, वह बुदबुदाया। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। कॉलेज फंड, आप जानते हैं। कॉलेज, श्मोलगे, मैंने खुद से सोचा। ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं खास जगह जाने के लिए पर्याप्त बचत की थी और इसके अलावा मुझे वैसे भी फोक्स छोड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर मैं ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा निकाल लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? जेकब ने बस सिर हिला दिया। ये सब उसे बिल्कुल सही लगा। जैसे ही हम वापस अस्थायी गराज में पहुंचे, मैंने अपनी किस्मत पर विचार किया। केवल एक किशोर लड़का ही इस बात से सहमत होगा, अपने कॉलेज की शिक्षा के लिए रखे गए पैसे का उपयोग करके खतरनाक वाहनों की मरम्मत करते हुए अपने माता पिता दोनों को धोखा देना। उसे उस तस्वीर में कुछ भी गलत नहीं लगा। जेकब एक उपहार था, देवताओं से।